आफ्टरनून आप सभी को। आई थिंक आप सब तक वीडियो क्लियर जा रही होगी और एक नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि आज हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, तो उसी टॉपिक पे आरंभ करते हैं आज की वीडियो क्लास। और एक बार आप सभी का फिर से इन्फिनिटी क्लासेज पर स्वागत है और मैं आप सभी से एक बार निवेदन करूंगा कि आप सभी एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें, लाइक कमेंट भी करते रहिए। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन हमको मिलता रहे और आपके मोटिवेशन पे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम आरंभ करते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लासेज में पढ़ा था, क्या हमने मौर्य काल पढ़ा, मौर्योत्तर काल पढ़ा और मौर्योत्तर काल में हमने देखा कि एक विदेशी शासक कुषाण भारत में एक अच्छा खासा साम्राज्य विस्तार कर चुके थे, लेकिन धीरे धीरे उनके साम्राज्य विस्तार में भी समस्याएं आई और एक समय आया कि पुनः मौर्य काल की तरह पुनः पूरी शासन सत्ता क्या हो गई, छोटे छोटे भागों में बट गई और इन छोटे छोटे भागों पर अपने छोटे छोटे प्रशासक बने और उन प्रशासकों ने अपने अनुरूप शासन करना आरंभ किया। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इतिहास क्या है, इतिहास अपने आप में बीती हुई घटनाओं से सीख लेकर क्या करता है, अपने अंदर सुधार करता है। तो ऐसे ही सुधारों के जरिए पुनः भारत में एक नई शासन सत्ता आई जिसको हमने कहा गुप्त काल। तो बात करते हैं हम आज गुप्त साम्राज्य की और गुप्त साम्राज्य को हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। किन दो भागों में हम बांट के पढ़ेंगे। तो बात करें हम गुप्त काल की, चौथी शताब्दी से आरंभ होता है, और 6वीं शताब्दी तक भारत पर इसका प्रशासन रहता है। 6वीं शताब्दी हम गुप्त काल को दो भागों में बांटेंगे और दो वीडियो के जरिए इसको पढ़ेंगे। आज की जो बात करेंगे हम उसमें बात करेंगे उसके परिचय का, उसके स्रोतों का और उसके शासकों की। अगले भाग में हम बात करेंगे उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था और ठीक उसके समाज की बात करेंगे और हम बात करेंगे उस दौरान हुए बदलावों का क्या प्रभाव भारतीय राजनीति पर पड़ा। ठीक, तो भारतीय राजनीति पर तात्कालिक प्रभावों का भी अध्ययन हम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, तो क्या क्या हम करेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और प्रभाव। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं परिचय से। गुप्त काल के आने का कुछ कारण था और ये काफी पहले आरंभ हुआ, एक छोटी सी संस्था के तौर पर या छोटे से साम्राज्य के रूप में इसकी स्थापना श्री गुप्त ने 240 ईस्वी में किया, लेकिन ये छोटे से क्षेत्र में रहा, बिहार के आसपास के क्षेत्र में ही रह गया। लेकिन जैसे जैसे कुषाणों के शासन सत्ता क्या हुई, कमजोर होती गई, तो उस कमजोरी का फायदा गुप्तकालीन सम्राटों ने उठाया और क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अगर इस
सभी जानकारी के स्रोतों की बात करें तो ये स्रोत क्या है कि इनकी जानकारी हमको इतनी सटीक जानकारी मिलती है। तो हमने इतिहास के आरंभ में ही बात किया था कि इतिहास के जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं। तो क्या है, साहित्यिक स्रोत होते हैं, अभिलेखीय स्रोत होते हैं, और अभिलेखीय स्रोत के अलावा वहां पर खुदाई से प्राप्त कुछ वस्तुएं होती हैं, उनसे बात होती है। तो उसी बात करेंगे स्रोतों की। तो स्रोतों की बात करेंगे तो पहला स्रोत साहित्यिक स्रोत है। अगर साहित्य की बात करें तो साहित्य है देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, कामसूत्र व कालिदास की रचना। कालिदास की रचना। साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो हमने बात किया है देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, कामसूत्र और कालिदास की रचनाएं हैं जो साहित्यिक स्रोत में गुप्त काल की जानकारी हमको देती हैं। लेख की बात करें तो लेख है प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, एरण अभिलेख और ताम्रपत्र तथा मुहरों का लेख। मुहरों का मुहरों पर लेख है, मुहरों पे लिखे जो लेख हैं वो भी क्या है, एक इस इतिहास के काल के गणना पर जानकारी देते हैं, मुहरों पर लेख। अगला मुद्रा। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि सर्वाधिक जो शुद्ध सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने चलाए, लेकिन सर्वाधिक अगर मुद्रा किसी ने चलाई तो गुप्तों ने चलाई। तो सोने के सिक्के। अब इन सोने के सिक्कों से दो चीजें पता चलती हैं, एक तो उनका काल और दूसरा उनका विदेशी संबंध। क्योंकि इस काल के मुद्राएं भारत के बाहर भी मिली हैं, तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि तात्कालिक शासकों के विदेशी संबंध भी रहे होंगे। और यात्रा विवरण। यात्रा विवरण में अगर हम बात करें तो फाहियान व ह्वेनसांग। फाहियान और ह्वेनसांग के जो यात्रा विवरण थे उनसे भी क्या मिलता है, हमको इस काल की जानकारी मिलती है। एक मिनट। सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्शन था, ऑडियो म्यूट रही होगी। चलिए, तो आगे हम चलते हैं। हमने यात्रा विवरण की बात कर ली, तो यात्रा विवरण में फाहियान और ह्वेनसांग के दो यात्रा विवरण मिले। अगर फाहियान की बात की जाए तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त सेकंड के काल में
अब बात करते हैं हम इनके प्रमुख शासकों की। प्रमुख शासक, जैसा कि हमने वीडियो में पहले ही कहा है कि आज हम केवल बात करेंगे इनके शासकों के, इनके स्रोतों के और उनके परिचय के बारे में, बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे। तो पहला शासक जो मिलता है वो मिलता है श्रीगुप्त। क्या मिलता है? श्रीगुप्त, 240 से 280 ईस्वी तक। और ये क्या है? गुप्त वंश का संस्थापक है। गुप्त वंश का संस्थापक, गुप्त वंश का संस्थापक। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भाई संस्थापक है तो क्वेश्चन बनेंगे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो हमको मजबूरी है। श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच। घटोत्कच, वो महाभारत वाला नहीं, हो भी सकता है महाभारत वाला ही हो, बात की बातें हैं, लेकिन महाभारत कालीन नहीं नाम है इसका। तो ये 280 ईस्वी से 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक, 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक इसका काल रहा। और इसके बारे में प्रश्न उठता है कि गुप्तकालीन कौन सा प्रथम शासक था जिसने महाराज की उपाधि धारण की? तो महाराज की उपाधि धारण की थी किसने? महाराज की उपाधि धारण की, महाराज की उपाधि धारण की किसने? घटोत्कच। घटोत्कच के बाद शासक बना चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम शासन काल रहा 19 ईस्वी से, 20 नहीं। और इसका कारण क्या है 319 करेक्ट लिखने का? 319 ईस्वी, 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक, 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक क्या था ये? इसका शासन काल रहा। और ये क्या है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम के राजा बनने के बाद क्या हुआ? गुप्त वंश का प्रशासनिक फैलाव बहुत बड़ा हुआ, इसकी सीमाएं विस्तृत हुई, कई राज्यों को जीतकर इसने अपने राज्य में मिलाए, और बिंबसार की तरह इसने क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित कर भी शासन सत्ता का फैलाव किया। और राजगद्दी पाने पर 319 ईस्वी में गुप्त संवत आरंभ किया। क्या किया? गुप्त संवत आरंभ किया इसने 319 ईस्वी में, गुप्त संवत को चलाया। अभी तक हमने 3 संवत की बात कर ली है। कौन कौन से 3 संवतों की बात की है ना हमने? पहला कौन सा पहला संवत था? 3 संवत की बात की हमने। पहला क्या था? इसके पहले 2 संवत जारी हो चुके थे। एक संवत क्या था? नेपाल का अपना संवत था, दूसरा भारत का। भारत का कौन सा संवत है? शक संवत। ठीक, चलिए। ऐसे ही एक संवत जारी किया, कैलेंडर बनाया इन्होंने 319 ईस्वी में, गुप्त संवत जिसका नाम दिया।
महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। और पहले हमने बात किया कि इसने शासन सत्ता के फैलाव के लिए, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए विवाह नीति को क्या किया, बढ़ावा दिया। और लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, कुमार देवी से विवाह किया। और विवाह के बाद कुमार देवी का नाम, कुमार देवी का नाम क्या किया, कुमार देवी का नाम अपने सिक्कों पर खुदवाया, अपने सिक्कों पर खुदवाया। कुमार देवी का नाम क्या किया, अपने सिक्कों पर खुदवाया। ठीक। और इससे क्या, काल निर्धारण में, देखिए हमने पहले बात किया थी, काल निर्धारण में सिक्कों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और ये प्रमाणित करते हैं कि इनका काल किस समय था, या उसके काल निर्धारण में सिक्कों का बहुत योगदान रहा है। चलिए अगले शासक की हम बात करें तो अगला शासक है समुद्रगुप्त। अगले शासक की बात करें तो अगला शासक है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इसे क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त। थोड़ी सी समस्याएं बीच बीच में, क्योंकि देखिए वन मैन आर्मी वाली कहानी है, अकेले सब करना है, तो थोड़ी सी समस्याएं हैं, लाइट का इशू भी आया था, तो बीच में क्लास थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ। चलिए क्लास को आगे करते हैं। समुद्रगुप्त की बात करें तो इसका शासन काल है 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। 325 ईस्वी से 375 ईस्वी तक क्या था, समुद्रगुप्त का शासन काल था। और इसको विंसेंट स्मिथ ने, विंसेंट स्मिथ ने, विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा, ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, भारत का क्या कहा गया, इसको भारत का नेपोलियन कहा गया। किसको, विंसेंट स्मिथ को भारत का नेपोलियन कहा। किसने, विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन का। हरिसेन लिखित अभिलेख, अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति में, प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया इनको, प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दौहित्र कहा गया, लिच्छवी दौहित्र कहा गया। ये हरिसेन क्या था, समुद्रगुप्त के ही राज दरबार का कवि था, जिसने समुद्रगुप्त के बारे में बहुत ही जानकारी दी। और उसकी जानकारी हमको मिलती है प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण जो हुआ था, निर्माण कौन कराया था, अशोक। कहां पर, कौशाम्बी, कहां पर, कौशाम्बी, कौशाम्बी में इसका निर्माण किसने कराया था, अशोक ने कराया था। बाद में अकबर द्वारा, अकबर द्वारा क्या किया गया, इसको प्रयाग में स्थापित किया गया, इसको प्रयाग में
प्रयाग में स्थापित किया। किसने? अकबर ने। और अब भाई जब अकबर द्वारा इसको किया गया तो उसके शासनकाल की भी कुछ चीजें उसमें क्या होंगी? उल्लेखित होंगी। तो यहां क्या लिखा? जहांगीर व अकबर, जहांगीर और अकबर का उल्लेख भी मिला। और इसी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है। समुद्रगुप्त के विजयों का जो उल्लेख मिला, वो कहाँ मिला? प्रयाग प्रशस्ति में ही मिला। तो हमने पढ़ा हरिसेन द्वारा लिखित कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति है, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति का जो निर्माण था वो अशोक ने कराया था। कहां पर? कौशाम्बी में। बाद में अकबर ने कौशाम्बी से इसको उठाकर कहां रख दिया? प्रयाग में, और इसका नाम प्रयाग प्रशस्ति किया। जहांगीर और अकबर का उल्लेख इस प्रयाग प्रशस्ति में भी मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त सेकंड की बात करेंगे। चंद्रगुप्त सेकंड, इसका शासनकाल रहा 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक। 375 से 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय का काल रहा। और इसकी उपलब्धियों की बात करें तो क्या किया इन्होंने? शकों को पराजित किया, शकों को पराजित किया। और विक्रमादित्य, महाराजा धीराज की नहीं, विक्रमादित्य, इसकी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। क्या किया इन्होंने? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और क्या कराया? चांदी के सिक्के चलवाए, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किन्होंने चलाए? गुप्तों ने ही चलाए। और चांदी के भी सिक्के किसने चलाए? यहाँ पे इस काल में चंद्रगुप्त ने चलाए। इसके दरबार में क्या थे? 9 रत्न थे, 9 रत्न। ठीक, उन 9 रत्नों की अगर हम बात करें तो उसमें पहला नाम था अमर सिंह। कौन थे? अमर सिंह। किसके ज्ञाता थे ये? व्याकरण के। दूसरा नाम ले तो धन्वंतरी, धन्वंतरी ये थे चिकित्सा, धन्वंतरी थे चिकित्सा। घटकरपर ये थे काव्य के। रचनाएं भी इनकी आप अपने स्तर पर एक बार लिख लीजिएगा सर्च करके, नहीं होगा तो बताइएगा, ग्रुप में हम बता देंगे। चौथा कालिदास, सभी लोग जानते होंगे कालिदास को। कालिदास क्या थे? ये साहित्य। और पांचवा छपड़क, ज्योतिष। क्या थे? ये ज्योतिष के थे। छठा शंकु, ये थे स्थापत्य। सातवां वराह मिहिर,
वराह मिहिर, ये भी ज्योतिष के। 8वें नवरत्न, 8वें रत्न की बात करें तो 8वें थे वरुचि, ये थे व्याकरण। और 9वां थे बेताल भट्ट, बेताल भट्ट क्या थे, ये मांत्रिक थे। ठीक, तो नवरत्न एक आगे मुगल काल में भी मिलेंगे, नवरत्नों से थे उनके दरबार में। एक यहाँ मिले चंद्रगुप्त सेकंड में भी क्या रखा था, 9 रत्न रखे थे। और 9 रत्न क्या थे, 9 क्षेत्र के अलग अलग क्या थे, ज्ञाता थे। ठीक, इन्हीं के शासन काल में फाहियान भारत आया। भारत यात्रा पर आया, और भारत यात्रा पर इन्होंने कई चीजें सम्मिलित की अपनी पुस्तक में। उसकी बात हम कब करेंगे, प्रशासन और समाज की जब बात करेंगे तो उसमें। ठीक, इन्होंने क्या किया, मेहरौली का लौह स्तंभ, मेहरौली का लौह स्तंभ स्थापित कराया। और अभी तक स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट नमूना अगर बात की जाए तो मेहरौली का लौह स्तंभ है। क्यों, क्योंकि इतने साल हो गए इसके स्थापित करने के बाद अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है। तो ये स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, किस काल के, गुप्त काल के। और अगर बात करें तो लौह, मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ है, तो कुवत उल इस्लाम, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ पर है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में अभी भी है। इसके बाद भी कई शासक आए, जैसे हमने बात किया था, इन्होंने क्या किया था, इसी चंद्रगुप्त के शासन काल में हुड़ों का आक्रमण होता है, और हुड़ों को पराजित करने के लिए वो अपने पुत्र किसको, कुमार गुप्त को भेजता है, और कुमार गुप्त विजयी होता है। ठीक, तो अगला शासक हम बात करें तो अगला शासक है कुमार गुप्त, कुमार गुप्त 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक, 455 ईस्वी तक कुमार गुप्त का शासनकाल रहा। और इसके दो प्रमुख प्रश्न बनते हैं। इसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण और हुणों पर विजय। ठीक, गुप्त काल के में मध्यकालीन एक जातियां थी जो बहुत ही क्या थी, आक्रमणकारी थी। वो लगातार भारत पर आक्रमण करती थी, लेकिन कुमार गुप्त ने हुणों को परास्त कर कर क्या किया, भारत से खदेड़ा। ठीक, दूसरा काम इसने किया, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। और इसी के काल में आया स्कंद, अगला स्कंदगुप्त, 455 से 467 ईस्वी तक। और स्कंद गुप्त ने क्या कराया, सुदर्शन झील, दर्शन झील का पुनरुद्धार। ठीक, सुदर्शन झील का निर्माण हमने पहले ही बात किया था, किसने कराया था, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण कराया। ठीक, उसके बाद एक शासक आया रुद्रदामन, रुद्रदामन ने क्या कराया, इसका जीर्णोद्धार कराया। इसने रुद्रदामन ने जीर्णोद्धार कराया।
और रुद्रदामन के बाद तीसरा पुनरुद्धार कराया स्कंदगुप्त ने। ठीक, अगर इसकी स्थिति की बात की जाए तो ये गिरनार पर्वत पर स्थित है। गिरनार पर्वत कहां पर है? ये गिरनार पर्वत पर स्थित है। ठीक, स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी किसको बनाया? अयोध्या को बनाया अपनी राजधानी। ठीक, इसके बाद भी गुप्तकालीन व्यवस्थाएं चलती रही। में इसने क्या कराया था? एरण अभिलेख, ये भी एक शासक था। एरण अभिलेख का निर्माण किया और यहाँ पर पहली बार महिला के सती होने का अभिलेखीय साक्ष्य मिला। अभिलेखीय साक्ष्य मिला। क्या हुआ? अभिलेखीय साक्ष्य मिला सती होने का गुप्त काल का। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने किन किन शासकों की बात की। तो हमने पहली बात की श्रीगुप्त, जो क्या था? संस्थापक था। दूसरी बात की घटोत्कच, जो क्या था? द्वितीय राजा था और श्रीगुप्त का क्या था? पुत्र था, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तीसरा चंद्रगुप्त था, 320 ईस्वी में राजा बनता है 55 तक क्या होता है? शासनकाल चलाता है। और वास्तविक संस्थापक के रूप में अगर बात की जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम इसका वास्तविक संस्थापक था। उसके बाद आया समुद्रगुप्त, जिसको विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा? विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा और इस कविराज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्या था? गायन का प्रिय व्यक्ति था। अगला व्यक्ति आया चंद्रगुप्त सेकंड, जिसने क्या किया? शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके बाद आया कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण होता है और अपने पुत्र स्कंदगुप्त को क्या करता है? हूणों पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजता है। कुमारगुप्त ने दूसरा काम क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया और नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन राजा भागवत धर्म के तो अनुयायी थे, लेकिन उसके साथ साथ बौद्ध धर्म को भी सह देते थे। इसका एक प्रमाण है नालंदा विश्वविद्यालय। स्कंदगुप्त के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठता है और वो हूणों से ऑलरेडी विजय प्राप्त कर चुका था और भारत पर हूणों से होने वाले आक्रमण के डर को खत्म कर दिया था। दूसरा काम इसने किया, सुदर्शन झील का निर्माण कराया और अपनी राजधानी को कहां पर? अयोध्या शिफ्ट किया। एक शासक और मिला हमको, भानुगुप्त, जो 510 ईस्वी के आसपास शासक बना और एरण अभिलेख का निर्माण कराया और इसी एरण अभिलेख में भारत में सती प्रथा के आरंभ या सती प्रथा होने का अभिलेखीय साक्ष्य मिला। और अंतिम शासक के तौर पर हमको क्या मिला? विष्णुगुप्त मिला। कब? 550 ईस्वी में। ठीक, तो इसी के साथ आज की वीडियो क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन एक निवेदन है कि एक जोश के साथ आप बने रहिए। लगातार बने रहेंगे तो जीत निश्चित है, क्योंकि एक कहावत है कि पत्थर पे अगर बार बार रस्सी जो एकदम मुलायम होती है वो बार बार चलती रहती है तो क्या होता है? पत्थर भी कट जाता है। तो इसी के साथ वीडियो क्लास हम एंड करेंगे और आप कोशिश करिए कि आप लगातार एजुकेशन में लगे रहिए, पढ़ते रहिए जब तक सिलेक्शन नहीं मिलता है। जब तक आप अपनी मनो इच्छा को जागृत रखेंगे कि हमको सिलेक्शन मिलेगा मिलेगा, तब तक आप जीवित हैं। मनो इच्छा को मरने नहीं देना है। ये नहीं कि भैया फलाने कहीं कि आप तो पढ़ी ना पाईबा तो आप भूल जाइए, नहीं। एजुकेशन हमेशा चलने वाली व्यवस्था है, बार बार मैं कहता हूं, जब तक जीवित हैं तब तक पढ़िए। इसी के साथ आज की क्लास हम एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आप लोग से फिर मुलाकात होगी। और आप सभी एक बार वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमको लाइक और सब्सक्राइब के बिना हम बेकार हैं और क्लासेस चलती रहे, इसके लिए आप जरूरी है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। और थैंक यू क्लास में पार्टिसिपेट